बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। जैसे कि हमने एंटीवायरल ड्रग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, आज इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आज के लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि इसके बाद आने वाले लेक्चर जो है ना हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज इम्पोर्टेंट जो है ना हमारे पास क्लास है, ख़ास तौर पे जो HIV वायरस के अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम डायरेक्टली जो है ना टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हमने पढ़ना है एंटीवायरल ड्रग के अंदर रिट्रो वायरस प्रोटीएज इनहिबिटर। तो प्रोटीएज से ही हमें पता चल रहा है, प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम होगा जिसको हम इनहिबिट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोटीएज इनहिबिटर यानी इसके अगेंस्ट हम ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जो है ना प्रोटीएज जो एंजाइम है उसके नॉर्मल फंक्शन का पता होगा। तो फिर ही उसके बाद जो है ना हमें पता चलेगा कि अगर हम ड्रग इसके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीएज एंजाइम इनकोडेड बाय द HIV वायरस, इसके अंदर जो है ना मौजूद होता है। और इससे क्या करना था, द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड एंजाइम इंक्लूडिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेट। तो ये दो एंजाइम खास तौर पे जो है ना प्रोड्यूस कर रहा होता है और साथ साथ जो है ना स्ट्रक्चरल प्रोटीन को भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जाहिर है इस हवाले से ये वायरस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसी वजह से इसी प्रोटीएज एंजाइम को ही इनहिबिट करने जा रहे हैं। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन वगैरह प्रोड्यूस हो रही है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या इंटीग्रेट जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। इनके ये जब ये नहीं हो पाएंगे तो आगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या करना होता है, RNA से DNA और DNA से फिर आगे जो है ना ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन यानी रेप्लिकेशन का प्रोसीजर होना होता है। और इंटीग्रेट ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो इसलिए क्या करना है कि वायरस की जो जीनोमिक यानी RNA या DNA होगा वो होस्ट के सेल के जो RNA या DNA होगा उसके साथ इंटीग्रेट करने के बाद आगे उससे रेप्लिकेशन का प्रोसीजर यानी उसी से ही क्या कर रहे होते हैं कि कॉपीज तैयार कर रहे होते हैं। तो जब हम इन्हीं प्रोटीएज एंजाइम को ही इनहिबिट कर देंगे तो आगे वाला ये प्रोसीजर जो होना होता है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अगर इस एंजाइम को हम इनहिबिट कर देंगे तो फर्दर आगे जो है ना इसकी जो वर्किंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज फॉर्म फ्रॉम द वायरस पोलीप्रोटीन इन्फेक्टेड सेल। इन इन्फेक्टेड सेल से ये पोलीप्रोटीन जो वायरस के सेल के अंदर मौजूद होती है उससे ये प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो प्रोटीन एंजाइम की बात हो रही है। उसके बाद पोलीप्रोटीन क्या है, इट इज ब्रोकन इनटू मेनी फंक्शनल कंपोनेंट बाय प्रोटीएज एंजाइम। अब ये प्रोटीएज एंजाइम जो है इस पोलीप्रोटीन है उसको छोटे छोटे फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करता है। आगे जब ये कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट होता है तो अपने रिलेटेड जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो इससे ये भी यानी हमें ये भी पता चल गया कि अगर हम प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो आगे जो इसके फंक्शनल कंपोनेंट बनने थे वो नहीं बन पाएंगे। अब उसके बाद इट एक्ट एज ए लेट स्टेप इन HIV रेप्लिकेशन, यानी लेट स्टेप से क्या मतलब जब वो मिच्योर होने के करीब होता है यानी उसकी कॉपीज तैयार होने वाली या हो चुकी होती हैं, उसके बाद उसने असेंबली के जरिए से पैक होना होता है और उसके बाद आगे फर्दर किसी भी सेल को इन्फेक्टेड करना होता है। तो वहाँ पे ज़्यादा इसका इफेक्ट मिच्योरेशन के करीब करीब जो है ना इसका इफेक्ट पड़ रहा होता है, यानी वहाँ पे इसने इफेक्ट करना होता है। तो इस क्लास की एग्जांपल के अंदर यानी इस क्लास के अंदर कौन कौन से ड्रग शामिल हैं, तो एक है एटाजिनाविर है और एंडिनाविर है और रोटिनाविर है। ये तीन इम्पोर्टेंट जो है ना एग्जांपल हमने कोड की है। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और फिर बाद में इन तीनों का स्पेसिफिक जो होगा पॉइंट वाइज हम देख लेंगे, एक दो पॉइंट के अंदर इसको क्लियर करेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि ये तीनों जो ड्रग हमने पढ़ी है ये एज ए प्रोटीएज रिट्रोवायरस
प्रोटीएज इनहिबिटर के तौर पे काम कर रही होगी। तो प्रोटीएज एंजाइम को ये इनहिबिट कर रही होगी, तो आगे आगे जो इसके फंक्शन होने थे, यानी प्रोटीन जो स्ट्रक्चर प्रोटीन यानी मुख्तलिफ कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, एक तो वो नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी। दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज एंजाइम, ये जो है ना प्रोड्यूस हो रहा था, तो ये भी जो है ना प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। जब ये नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा तो आपको पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या इंटीग्रेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ना रेप्लिकेशन के प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व हो होते हैं, तो वो रेप्लिकेशन का प्रोसीजर इन्वॉल्व फिर आगे जो है ना फर्दर कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, यानी ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीएज मॉलिक्यूल इंटरफेयर विद द इट्स क्लीयरिंग फंक्शन, यानी मोर इफेक्टिव देन जिडोबोडीन जो है ना इसके यानी इससे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। तो ये क्या कर रहा होता है कि ये इसके फंक्शन को इंटरफेयर यानी इसके साथ इंटरफेयर करके इसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा होता है। उसके बाद है दे आर मोर इफेक्टिव बोथ न्यू एंड क्रोनिक इन्फेक्टेड सेल, यानी ये क्या कर रहा होता है कि ये जो कोई भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस हुआ अभी न्यू है या क्रोनिक किस्म का बन चुका है, तो दोनों केसेस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। और अगर हम इसको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दें, किसके साथ, एनआरटी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के साथ अगर हम इसको इस्तेमाल करें, तो इसका जो है ना प्रोटीएज इनहिबिटर को इसके साथ देंगे तो ये मोर इफेक्टिव यानी इसकी एफिकेसी या इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी एंजाइम इनहिबिटर जो ड्रग होंगी वो क्या करेंगी कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो न्यूक्लियोसाइड वगैरह को यानी आरएनए से डीएनए बन रहा था, अब उसके बाद उसकी फर्दर कॉपीज तैयार होनी है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यानी रेप्लिकेशन का प्रोसीजर होना है। तो ये वाली ड्रग क्या करती है कि ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं और इस तरीके से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये शो कर रही होती हैं। तो अगर हम इसको कॉम्बिनेशन के अंदर हम दे रहे होते हैं तो ये मोर इफेक्टिव होती है। तो ये जर्नल साइक्स का पॉइंट है। अब जर्नल से इस क्लास के जो है ना एडवर्स इफेक्ट हम देख रहे हैं, ज़्यादातर जीआईटी इंटॉलरेंस प्रोड्यूस होती है, हेडेक वगैरह प्रोड्यूस हो, डिजीनेस है, लिम एंड फेशियल टेंगलिंग, नेबनेस एंड रैशेज वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेफलो हेम्स और लाइपोडिस्ट्रोफी होती है। तो ये जो है ना चंद एक इम्पोर्टेंट इसके एडवर्स इफेक्ट हमने देखे, इस क्लास के एडवर्स इफेक्ट देखे हैं। तो ये जो है ना इजी सा टॉपिक था लास्ट वाला। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि बेसिक्स का इंट्रोडक्शन, बेसिक जो है ना इंट्रोडक्शन के बाद उसकी जनरल प्रॉपर्टीज इस क्लास की देखी, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या इस हर एक क्लास जो ड्रग हमने पढ़ी है तीनों खासतौर पे जो इस क्लास के अंदर आ रही हैं, तो हर क्लास की हर ड्रग की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देख लेते हैं। बस इसी क्लास की एक इम्पोर्टेंट ड्रग है एटाजिनाविर, ये पहली क्लास यानी पहली ड्रग है इस क्लास की। तो इसकी चंद एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक के बारे से खासतौर पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हुए हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेट विद लाइट मील, अगर थोड़ा बहुत मतलब खाया हुआ है उस दौरान यानी उसके साथ कॉम्बिनेशन में हम दे रहे हैं, तो फिर क्या है इसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी अगर लाइट मील यानी हैवी किस्म के ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह ही सही हल्का फुल्का जो है ना खाना खाने के बाद अगर हमने इसको इस्तेमाल किया तो इसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम एंटीसिड या एसिड सुप्रेसेंट ड्रग पीपीआई वगैरह जितने भी हैं जो कि एसिड की सिक्रीशन को कम कर रहे होते हैं, या एंटीसिड में भी वही है, तो वो भी क्या कर रहे होते हैं कि एचसीएल की प्रोडक्शन को कम कर रहे होते हैं। तो ऐसी ड्रग अगर हम कॉम्बिनेशन में दे रहे होंगे तो फिर क्या होगा कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है ना हम जब भी किसी भी पेशेंट को हम ये दे रहे होंगे या उसको प्रिकॉशनरी तौर पे बताएंगे कि हम अगर इसके साथ अगर ये वाली ड्रग अगर ले रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाती है यानी कम हो जाएगी। बायोअवेलेबिलिटी और इसकी एफिकेसी जो है ना इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, अगर हम रिटोनाविर के साथ कॉम्बिनेशन में अगर इस ड्रग को इस्तेमाल करें तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं और एफिकेसी भी बढ़ा सकते हैं। तो बायोअवेलेबिलिटी और एफिकेसी के बारे में हमने जो स्टार्ट में इंट्रोडक्टिव लेक्चर थे यानी बेसिक फार्माकोलॉजी के अंदर हमने जो लेक्चर अपलोड किया उसके अंदर डिटेल से
हमने ये लेक्चर में बताया हुआ है। बाकी अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो ज़रूर सुनेंगे। अगर आप लोगों को एफिकेसी के बारे में, बायोअवेलेबिलिटी के बारे में पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है और एफिकेसी क्या होती है, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आपने हर लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना हुआ है और साथ साथ आप लोगों को टॉपिक की रिवीजन भी हो रही है, यानी आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया है। तो ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे बायोअवेलेबिलिटी और एफिकेसी के बारे में, क्योंकि ये दोनों अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं, बायोअवेलेबिलिटी को भी या एफिकेसी को भी, इन दोनों को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम रिटोनाविर के जरिए अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन में दे देंगे तो ये बढ़ जाएगी। इसके साइड इफेक्ट अगर इसी स्पेशल इसी ड्रग के अगर हमने साइड इफेक्ट देखने हैं तो इसके अंदर नोजिया है, डायरिया है, जैंडिक है और उसके बाद एब्डोमिनल पेन वगैरह प्रोड्यूस हो सकती है। और इसके साथ नेक्स्ट जो है हमारे पास इस क्लास के अंदर जो ड्रग इम्पोर्टेंट है वो है एंडिनाविर। ये इम्पोर्टेंट ड्रग है। तो इसके अंदर क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके दो ही हैं कि अगर हम इसको एम्प्टी स्टोमक के दौरान हम दे रहे हैं, यानी खाना वगैरह नहीं खाया, तो उस दौरान क्या होगा, जीआईटी इंटॉलरेंस प्रोड्यूस होती है। और दूसरा क्या है, एक्सेसिव फ्लूइड इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि इसकी जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी खास तौर पे प्रोड्यूस हो सकती है इससे, तो जो है ना उस केस को कम करने के लिए, उसके चांस कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड यानी वाटर वगैरह की जो है ना ओआरएस की फॉर्म में वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करनी पड़ेगी। उसके बाद है रिटोनाविर है, तो उसके अंदर क्या है, पोटेंट प्रोटीएज इनहिबिटर यूज टू बूस्ट अप द अदर, यानी हमने पीछे भी पढ़ा कि अगर रिटोनाविर के जरिए से इस कॉम्बिनेशन में हम दे रहे होते हैं तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, एफिकेसी बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रोटीएज इनहिबिटर के साथ अगर अदर एजेंट इस रिटोनाविर के साथ जरिए अगर हम देंगे तो ये इसके यूज़ को बूस्ट अप कर दे, यानी उसकी एफिकेसी बढ़ा देती है। और ड्रग इंट्रैक्शन, नोजिया, डायरिया और फैटी वगैरह ये बहुत कॉमन इस कॉम्बिनेशन के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं। तो यहाँ तक जो है ना इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने क्लियर कर दिए। अगर मज़ीद आप लोगों को कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम जो है ना आपको क्लियर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट होंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया जितने हमने अपलोड कर दिए हैं, उसमें से आप कमेंट में हमें बताएंगे, हम आपको जो है ना वो क्लियर करेंगे। बाकी आप हमें फीडबैक ज़रूर देंगे ताकि हमें पता चलेगा किस हद तक जो है ना हमारा ये जो लेक्चर है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी फेवर यानी सूटेबल है। तो आप इसके बारे में हमें ज़रूर फीडबैक दिया करें ताकि हम आने वाला लेक्चर उसी हिसाब से उससे बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।